वेलकम बैक। स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूँ ऋषभ शुक्ला और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी और आने वाले वीडियोस भी इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या कारण है भारत में गरीबी के। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया, जो मुझे सूटेबल लगा, जो मुझे लगा कि ये अप्रोप्रिएट हो सकता है, मैक्सिमम कंटेंट हम जिसमें कवर कर सकते हैं उसको क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो एक जो कॉजेज़ थे उनको दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया गया। पहला इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है कॉजेज़ को दो पार्ट्स में, इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में। क्लियर। तो चलिए वन बाय वन सबको पढ़ के ख़त्म करते हैं, धराशाही करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से लोगों में गरीबी पाई जाती है। क्लियर। अब ये कैसे रिलेटेड है, चलिए इसको समझते हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पेशेंस से इसको ध्यान से पूरा सुनिएगा तो काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसको आखिरी तक ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। पहला है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। समझिए बात को, अगर मैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं करता हूँ तो एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मेरी अनएम्प्लॉयड रह जाती है। क्लियर। और क्योंकि मेरे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको किसी भी तरह की कोई अर्निंग नहीं हो रही है। और जब उनको किसी भी तरह की कोई अर्निंग नहीं हो रही है तो ग्रेजुअली दे विल रीच द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड दे कैन बी गो बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये जिम्मेदार होता है ये कारक। अगला है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें तो ये पहले ही पॉइंट से कुछ मिलता जुलता है। अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में तो हम कहीं से भी अंडर यूटिलाइज नहीं रह जाते। क्लियर। तो ये भी एक कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी आप लोगों को गरीबी के आग में फेंक रहे हैं। कैसे? अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी और जॉब्स मिलेंगी तो उनकी अर्निंग होगी तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। तो सबको क्या करना है, आपको एक चेन बनानी है, एक लिंकअप एस्टैब्लिशमेंट करना है और उन चीज़ों को समझते चलना है। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट में आपकी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूडेड है। पहला हम रखते हैं, पहले पॉइंट पर रखते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता ही नहीं है, नकारे कामचोर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो इन जैसे लोगों को आप नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि ये खुद से करना नहीं चाहते हैं। तो जब ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती है तो अर्निंग पर हेड है वो भी घटती है। और अगर एक फैमिली में ऐसे ही नकारा लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। पहला। दूसरा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो आदमी बेरोजगार हो जाता है। या मैं अगर इसको सीजनल से कोरिलेट करूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स से एक आदमी का बिजनेस है छाता बनाने का, तो जितने दिन बरसात रहेगी उतने दिन वो बेरोजगार रहेगा। अब आप लोग कहेंगे कि बरसात में तो छाते की ज़रूरत पड़ती है तो बेरोजगार कैसे हो गया। तो अगर वो बरसात में छाता बनाने बैठेगा तो वो बरसात ख़त्म होने के बाद ही बेच पाएगा। तो इन दैट केस होता क्या है कि बरसात आने से पहले ही वो लोग छाता मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और बरसात के दिनों में उनके पास कोई काम नहीं होता। इन दैट केस दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। ठीक है। तीसरे बात करते हैं डिस्गाइज यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक जगह जहाँ पर सिर्फ 5 या 6 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर 10-15 लोग काम करने लगे तो वो 4-5 लोग क्या कहलाते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। क्लियर। अगला है बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर। एज वी ऑल नो दैट द इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। आवर मेन लाइवलीहुड ऑफ पुअर पर्सन और यू कैन से द रूरल पीपल आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। और वहाँ की बैकवर्डनेस की वजह से क्या होता है, जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो
उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस तरह का आउटपुट होता है। यहाँ पर आउटपुट कैसा है, लो है। क्लियर। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो जिस कीमत पे उसको बेचना चाहते हैं वो कीमत उनको मिल नहीं पाती है। इट मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर नॉट एट पार। तो उसमें होता क्या है, उनको कम कीमत मिलती है और उनको आगे चल के बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अगला है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है महंगाई। एक तरफ तो भैया रुपया नहीं है जेब में और दूसरी तरफ महंगाई की मार। ऐसे में क्या करे बेचारा इंसान, हार के उसको बिलो पॉवर्टी लाइन जाना ही पड़ता है। अगला है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हम सब जानते हैं जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो ठीक ठाक अमाउंट दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम रियलिटी यानी कि ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं तो पता चलता है कि एक आदमी करोड़ों कमा रहा है और एक आदमी रोड पर रोटियों के लिए तरस रहा है। तो यही है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये कम हो जाए तो काफ़ी हद तक हम गरीबी मिटा सकते हैं। अगला है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है काफ़ी हद तक ये पॉइंट आपका जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट है ये इन्वेस्टमेंट से मिलता जुलता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर एजुकेशन से, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से। क्लियर। अगर एक व्यक्ति लिटरेट है तो उसकी काफ़ी संभावनाएं बन जाती हैं, पॉसिबिलिटी बन जाती हैं जॉब ग्रैब करने की। लेकिन अगर एक बंदा अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, अनएजुकेटेड है तो उसके लिए काफ़ी हद तक सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और एक रास्ता बचता है जो उसको गरीबी की तरफ लेके जाता है। लास्ट पॉइंट है डेब्ट ट्रैपिंग। इसमें इस तरह से समझिए, गांव के लोग, भोले भाले लोगों को अक्सर साहूकार बहला फुसला के लोन में फंसा लेते थे, लोन के जाल में फंसा लेते थे। एक्चुअली होता क्या है इस पॉइंट से समझिएगा। एग्रीकल्चर में कुछ खास प्रोडक्शन हुआ नहीं, प्रोडक्टिविटी हुई लो, इनकम हुई कम। अब आपकी आवश्यकताएं तो वहीं की वहीं पर हैं। जैसा कि आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मिनिमम कंजम्पशन तो होता ही होता है, भले ही आपकी इनकम ज़ीरो क्यों ना हो। तो अपने उस खर्चे को निकालने के लिए उनको लोन लेना पड़ता है, साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते हैं तो उनको लोन का कुछ अंदाज़ा भी नहीं होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस जाल में फंस जाते हैं। हालांकि ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ल्ड वाइड नहीं है या कह सकते इंडिया वाइड नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये चीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो ये सारे थे इकोनॉमिक फैक्टर जो गरीबी के रास्ते को और साफ सुथरा कर देते हैं। हमको इन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए। अगला है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पहला है जनसंख्या विस्फोट, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। अगर एक परिवार में एक कमाने वाला और 6 खाने वाले हैं तो समस्या जटिल है। क्लियर। अगर एक फैमिली में 2 डिपेंडेंट है, एक कमाने वाला, या 3 डिपेंडेंट, एक कमाने वाला है तो गुजारा आराम से हो जाता है। इंडिया में ये नोटिस किया गया है और कई सारी एजेंसीज ने जो वर्ल्ड वाइड काम करती है उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि द मेजर रीज़न, समझ रहे हैं आप, मेजर रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो समझिए, कोई सरकार आई, उसने कोई पॉलिसी बनाई कि हम इस बार गरीबी दूर कर देंगे। उसकी सरकार जब तक वो काम करती तब तक किसी ने उसकी कुर्सी की टांग खींच ली, वो सरकार गिर गई। दूसरी सरकार आई, उसने कहा नहीं, ये गरीबी नहीं दूर कर रहे थे, गरीबों को ही मिटाने की कोशिश कर रहे थे, हम मिटाएंगे गरीबी। तो हम मिटाएंगे गरीबी, हम मिटाएंगे गरीबी के चक्कर में होता क्या है, कभी भी गरीबी कोई नहीं मिटा पाता क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। चलिए सोशल फैक्टर पे बात कर लेते हैं। सोशल फैक्टर का मतलब क्या है कि आपका जो निग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले कहा जाता था कि अगर आप गरीब लोगों की मदद करते हैं तो एक अच्छे समाज की स्थापना होती है, अच्छे समाज का निर्माण होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इग्नोरेंस का लेवल इतना हाई है कि अगर आपको कोई गरीब नज़र आता है तो हम उसको गरीबी की नज़र से ना देखकर हम उसको
काम चोरी की नज़र से भी देखने लगते हैं। बट इन केस he or she is unable to work hard or is unable to do any kind of work, in that case we have to help her or him. Next point, illiteracy. Yes, obviously मैंने पहले ही डिस्कस किया था, illiteracy बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपकी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी होती है ड्यू टू योर illiteracy। अब यहाँ पर illiteracy का मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इलिटरेसी का मतलब सिर्फ आपके एजुकेशन से ही नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब स्किल्स से भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अनस्किल्ड हैं तो भी आप इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड जिसको कहा जाता है दैट इज समथिंग एल्स, इलिटरेट इज समथिंग एल्स। क्लियर? यहाँ पर स्किल और एजुकेशन दोनों को ही कंपोजिट फॉर्म में इलिटरेसी कहा गया है। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ स्किल एंड एजुकेशन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड illiterate। क्लियर? अगला पॉइंट, माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। बहुत से लोग अपनी ज़मीनें छोड़कर या बेचकर शहर में चले जाते हैं इस उम्मीद में कि उनको कुछ अच्छा पैसा मिलेगा। बट ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज आई वर्कड इन MNCs एट NCR एंड मैनी मोर प्लेसेस, सो आई हैव ऑब्जर्व दैट कि जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आते हैं, उनकी कंडीशन पैथेटिक हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। जहां वो एक छोटे से खेत के मालिक हुआ करते थे, अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में किसी के नौकर बन के रहने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि धीरे धीरे इनकम की अनसर्टेनिटी, जॉब की अनसर्टेनिटी उनको गरीबी रेखा के नीचे घसीट लेती है। क्लियर? तो ये सारे कॉजेज थे आपकी गरीबी बढ़ाने के। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इस पेज को थोड़ा सा अप स्क्रॉल करते हैं। अब बात करते हैं एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। क्या वो इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी पर या समाज में, इकोनॉमी पे पॉवर्टी के, जिसकी वजह से इसको एक अभिशाप, एक कर्ज के रूप में देखा जाता है। पहला, माइजरी हेल्थ कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो भाई साहब आप बीमार पड़ेंगे और अपना आप इलाज कभी नहीं करवा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी से रिलेटेड है अगला पॉइंट, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जब आपकी हेल्थ कंडीशन ही नहीं अच्छी होगी तो आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी कैसी होगी? वीक होगी, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, अनएजुकेटेड होगी, अनस्किल्ड होगी। अगला, लो इनकम ऑफ नेशनल आउटपुट। लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, ये कहीं ना कहीं आपके इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अगर आप पूरे तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका जो नेशनल आउटपुट लेवल है वो कैसा होगा? लो होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड। इसका एक और इम्पैक्ट क्या है? डिक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड। बहुत सिंपल सा पॉइंट, देखिए बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। समाज में यानी कि इकोनॉमी में 100 लेबर्स थे आपके। क्लियर? इसमें से सिर्फ 80 लोगों को, 80 लेबर्स को जॉब मिली। क्लियर? तो इन्हीं के पास क्या है? परचेजिंग पावर है। क्लियर? और बाकियों के पास तो पैसा ही नहीं है, तो कुछ खरीद ही नहीं सकते। इन दैट केस क्या होता है, जो कंजम्पशन डिमांड है वो भी क्या हो जाती है आपकी? डिक्रीज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पैसा नहीं तो कोई खरीदारी नहीं। अगला, चाइल्ड लेबर, वन ऑफ द सीरियस मैटर और कंसर्न इन इंडिया। किसी भी कीमत पे हमें इस चीज़ को रोकना पड़ेगा और रोकना भी चाहिए। रीज़न सिर्फ एक है, कहा जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, और अगर भविष्य किसी टी स्टॉल पर या किसी पंचर शॉप पर या किसी रोड साइड शॉप पर काम करेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो देश किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इवन दो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द सेम, टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। ये गरीबी ही है जो छोटे छोटे बच्चों को पैसे कमाने पे मजबूर कर देती है। और जो लोग इसके बावजूद भी पैसा नहीं कमाते या नहीं कमा पाते, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रिमिनल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट कहीं कहीं किताबों में लिखा है, बस हर जगह नहीं लिखा।
बट आई स्ट्रांगली विल टू इंक्लूड दिस पॉइंट इन दिस सेशन कि ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट पर भी ध्यान दे देंगे तो काफ़ी हद तक हम पॉवर्टी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। ये पेज थोड़ा सा उस पेज के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं वैल्यू रखता है, वो है एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, कैसे पता करते हैं कि कितने गरीब हैं और कितने गरीब नहीं हैं, या क्या हिसाब किताब रहा है गरीबी रेखा का। When the number of poor people are estimated as the portion of people below poverty line, it is called head count ratio। ये क्या कहलाता है? हेड काउंट रेशियो कहलाता है। क्लियर? फिर से पढ़ रहा हूं। When the number of poor people are estimated, जब हम गरीब लोगों की गणना करने की कोशिश करते हैं as a portion of people below poverty line, ठीक है, it is called head count ratio। The estimates of poverty are given in 2 forms। और ये जो रेशियो होता है, ये जो एस्टिमेट है, सॉरी, ये जो पॉवर्टी का एस्टिमेट है या कह सकते हैं एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी, इसको 2 तरीके से दिखाया जाता है। पहला पॉवर्टी रेशियो और दूसरा टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल। क्लियर? तो इसमें हम रेशियो की बात करते हैं या परसेंटेज की बात कर लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं हेड काउंट्स की, नंबर ऑफ पीपल की। द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ 68th राउंड ऑफ NSSO। द NSSO स्टैंड्स फॉर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। ठीक है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मैथोडोलॉजी फॉर पीरियड 2011 एंड 12 इज, यानी कि NSSO ने अपने 68th राउंड के जो सर्वे था उसमें पता लगाया ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मैथोडोलॉजी कि परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 37.2% टू 21.9% फ्रॉम ईयर 2004-5 टू 2011 एंड 12। यानी कि 2004 से 2005 का जो एक आंकड़ा था वो घटा है और वो कितना हो गया है? 21.9%। काफ़ी गिरावट आई है। अगला, मेन ट्रेंड एंड डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए, पहला है नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, इस पॉइंट को समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया या व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, देन यू हैव टू राइट दीज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पुअर। इट इज़ क्लियर बाय डेटा दैट, अब मैंने यहाँ लिखा इट इज़ क्लियर बाय डेटा, तो मैंने पूरा रेफरेंस नहीं लिखा क्योंकि ऊपर रेफरेंस लिखा हुआ था, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा ईयर के साथ। It is clear by data that poverty has been reduced in 1 decade from 37.2% to 21.9%। आपको वहाँ पर ईयर देना है और बताना है कि NSSO के 68th राउंड सर्वे से ये चीज़ हमको पता चली है। अगला है रूरल अर्बन पॉवर्टी सिनेरियो। प्रीवियसली 70% ऑफ पुअर पीपल वर लिविंग इन रूरल एरियाज विच बिकेम 25.7 बाय द एंड ऑफ 2011 एंड 12। खुश मत होइए, मैं आपको इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ। हुआ क्या है कि ये जो आपको 25% का आंकड़ा दिख रहा है, एक्चुअली ये रियल नहीं है। हुआ क्या कि काफ़ी लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में चले गए रूरल से। क्लियर? तो देखा जाए तो पॉवर्टी कहीं से कम नहीं हुई है। अगर आप अपना खेत, अपनी ज़मीन बेचकर कुछ समय के लिए अमीर हो जाते हैं या आप उस सर्वे के दौरान नौकरी पेशे में लग गए, लेट से मेरी 1 लाख की ज़मीन थी, मैंने बेच दी। क्लियर? मैं शहर आ गया, मैं जॉब करने लगा। लेकिन अगर आप रियलिटी देखते हैं तो नाउ आई डोंट हैव दैट लैंड एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट मनी विल बी एंड। वो पैसा भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, मैं कंज्यूम कर डालूंगा, और उसके बाद अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मैं बिलो पॉवर्टी लाइन डेफिनेटली
पहुंच जाऊंगा। तो ये जो डेटा दिख रहा है ये काफ़ी हद तक अनसेटिस्फैक्ट्री है। क्लियर, रियलिटी इसकी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट कंपैरिजन, द इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड रीजन टू रीजन। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप दो राज्यों को कंपेयर करने बैठेंगे, अगर आप केरला और अभी एमपी को कंपेयर करने बैठेंगे तो ये कंपैरिजन में एमपी पीछे रह जाएगा। उसी जगह अगर आप एमपी को बिहार से कंपेयर करने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका जो बिहार है वो पीछे हो जाए। क्लियर, अब हो सकता है एमपी और यूपी को कंपेयर करने बैठेंगे तो यूपी थोड़ा भारी पड़ जाए। अब आप यूपी को दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली यूपी के ऊपर भारी पड़ेगा। तो ये स्टेट टू स्टेट और रीजन टू रीजन वेरी करता है। इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन लेवल ऑफ दैट स्टेट, और ये बेस्ड होता है कि इस पे फैसिलिटीज़ और एजुकेशन लेवल पर। क्लियर, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको डायमेंशन के रूप में लिखने हैं। और ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिबेट का टॉपिक है। पॉवर्टी इज़ अ बिग चैलेंज इन इंडिया बिकॉज नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स पुअर, पूरे संसार के गरीब हमारे देश में है ना। तो 1/3 जो पूरे संसार के गरीब है वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो मुस्कुराइए, आप इंडिया में हैं। तो कैसा रहा आज का टॉपिक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे। थैंक यू।